मानो चिड़िया अपने परिवार के साथ एक बहुत ही अच्छा जीवन गुजार रही थी। मानो एक बहुत ही अमीर पक्षी थी और मानो के पास बहुत से फलों के बागात भी थे। हर रोज मानो अपने बागात में से बहुत से फल अपने बच्चों के लिए तोड़कर ले जाया करती, लेकिन मानो के बच्चे तो उन फलों को बहुत ज़ाया किया करते। पारो और कोको, मैंने तुम दोनों को कितनी बार बोला है कि यूं फलों को ज़ाया मत किया करो, लेकिन तुम दोनों होके मेरी बात सुनते नहीं। अरे माँ, जब हमारे पास इतने ज़्यादा फल हैं तो फिर हम चाहे इन फलों को खाएं या चोंच लगाकर ज़ाया कर दें, इसमें कौन सा इतना बड़ा मसला है। हाँ पारो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम कौन से गरीब पक्षी हैं जो फलों को बचा बचा कर रखेंगे। हमारा जितना मन करेगा उतने फल खाएंगे और ज़ाया करेंगे। इतनी बात सुनकर मानो तो वहां से जल्दी से परेशान होकर उठ जाती है और जल्दी से अपने पति के पास जाकर उसको सब कुछ ऐसे बताती है। टूना जी, आज भी बच्चों ने बहुत सारे फल सिर्फ चोंच लगाकर ही खराब कर दिए। वो तो मेरी कोई बात सुनते नहीं, न जाने मैं उनको कैसे समझाऊं। मानो जी, मुझे तो लगता है कि अब इसके लिए सिर्फ एक ही हल है। क्यों ना आप दोनों बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़ आएं, वहां उनको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ टूना जी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। नीलू तो बहुत ही ज्यादा समझदार है, क्या मालूम उसके साथ रहकर हमारे बच्चे भी कुछ समझ पाएं। इतना कहते साथ ही मानो तो खुशी के साथ अपने दोनों बच्चों को अपनी बहन के घर ले जाने के लिए तैयार कर लेती है और फिर अपने दोनों बच्चों से ऐसे कहती है। देखो पारो और कोको, मैं तुम दोनों को बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ। अपनी मासी के घर जाकर उसे और उसकी बेटी को बिल्कुल भी तंग मत करना। इतना कहते साथ ही वो तीनों तो जल्दी से मिंटू के घर जाने के लिए उठते हैं और जल्द ही वो सब मिंटू के घर पहुंच भी जाते हैं, जहां पहुंचकर मानो ऐसे कहती है। देखो मिंटू, मैंने तुम्हें कॉल पर सब कुछ पहले ही बता दिया था। बस अब तुम इन दोनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना और अगर तंग करें तो मुझे कॉल कर लेना। अरे मानो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन दोनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब तुम निश्चित होकर अपने घर लौट जाओ। मिंटू के इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से घर वापस जाने के लिए उड़ती है। मिंटू और नीलू के घर का माहौल तो कोको और पारो के घर से बहुत ही ज्यादा अलग था। कोको और पारो को भूख लग रही होगी। नीलू, तुम जल्दी से इनके लिए कुछ फ्रूट काट कर ले आओ, तब तक मैं भी बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। इतना कहते साथ ही मिंटू तो वहां से उड़ जाती है और मिंटू के जाने के बाद नीलू चिड़िया भी जल्दी से अपने कजन्स के लिए फ्रूट काटने के लिए चली जाती है। और थोड़ी ही देर के बाद नीलू चिड़िया एक सेब के 4 टुकड़े कर कर ले आती है, जिसे देखकर पारो कहती है। ये क्या नीलू, मिंटू मासी तो कह कर गई थी कि फ्रूट काट कर लेकर आना और तुम तो एक ही सेब के 4 टुकड़े कर कर ले आई हो। पारो, फ्रूट तो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, लेकिन अगर फ्रूट ज़ाया हो जाएगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पहले ये खा लेते हैं। पारो और कोको तो वही सेब खाने लगते हैं और एक ही सेब में उन दोनों का पेट भी भर जाता है। जल्द ही रात भी हो जाती है और कोको रात का खाना देखकर कहता है। अरे मिंटू मासी, ये आपने क्या बना दिया। मैं तो ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खा सकता। जाएं और मेरे लिए जल्दी से बर्गर लेकर आएं। खाना तो तुम लोगों को यही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को कोई भी बाहर की गंदी चीज खाने के लिए लाकर नहीं दूंगी। अब चुपचाप यही खा लो। मिंटू की ये बात सुनकर वो सब जल्दी से खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही जंगल में एक हफ्ता भी गुजर जाता है और मानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को वापस अपने घर लेकर चली जाती है। कोको और पारो के स्वभाव में अब तो बहुत ज्यादा तब्दीली आ चुकी थी। ये क्या कोको और पारो, तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है ना। तुमने तो फ्रूट की टोकरी में से सिर्फ अपने लिए एक एक सेब ही निकाला है। नहीं, मेरी और कुकू की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हम दोनों को समझ आ गया है कि यूं हमें फलों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी की जून से ये बात सुनकर मानो चिड़िया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है।
मानो चिड़िया एक गरीब परिवार में रहती थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम राजू कौवा था। दूसरी तरफ उसी जंगल में एक अमीर कवि, गौरी कवि और उसकी बेटी गुड़िया रहती थी। मानो और उसका पति तो खेतों में काम कर कर अपने घर का गुजारा किया करते थे और दूसरी तरफ गौरी कवि अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस चलाती थी। और इसीलिए गौरी कवि की बेटी गुड़िया के पास तो बहुत ज़्यादा पैसे थे और वो उनसे हर रोज़ पार्टी किया करती। अरे दोस्तों, क्या तुम सबको मालूम है कि मैंने आज एक नई गाड़ी ली है। उसी गाड़ी की खुशी में आज तुम लोगों को मेरी तरफ से ये पार्टी। गुड़िया, नई गाड़ी की खुशी में पार्टी तो बनती है, लेकिन एक बात तो बताओ, तुमने पिछले महीने ही तो अभी नए मॉडल की गाड़ी ली थी। अरे सुनहरे, तुम भी ना जाने कैसी कैसी बातें करती हो। हमारी गुड़िया तो है ही सबसे अलग, इसीलिए तो वो एक मॉडल की गाड़ी ज्यादा देर नहीं चलाती। इतना कहते साथ ही उन सब की ड्रिंक्स भी आ जाती हैं और वो सब ड्रिंक्स एंजॉय करने के बाद वहां से गुड़िया की नई गाड़ी देखने के लिए उड़ जाते हैं। गुड़िया की नई गाड़ी को देखकर उसके सब दोस्तों की आंखें तो खुली की खुली ही रह जाती हैं। सच में गुड़िया, तुम्हारी ये नई गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन मुझे और सुनहरी को अब चलना होगा क्योंकि हमारी ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट है। उनके जाते साथ ही लालू तोता तो जल्दी से गुड़िया को प्रपोज करने के लिए गुलाब निकालता है, क्योंकि वो बचपन से ही गुड़िया को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। लालू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं और उसके अलावा हम दोनों में और कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ गुड़िया, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूँ। मुझे लगता है कि क्या मालूम किसी रोज तुम मेरे प्रपोजल पर हाँ ही कर दो। इतना कहते साथ ही वो दोनों तो जल्दी से अपने अपने घरों की तरफ उड़ने लगते हैं। जैसे ही गुड़िया अपने घर पहुंचती है, उसकी माँ गौरी कवि अपनी बेटी गुड़िया से ऐसे कहती है। देखो गुड़िया बेटी, अब तो तुम्हारी उस लंबी चोंच वाली सहेली सुनीता की शादी भी हो गई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द तुम भी शादी कर लो। अरे माँ, मैंने तो आपको कितनी बार बताया है कि मैं शादी करूँगी तो अपनी मर्जी के ही पक्षी से करूँगी। अगर मुझे वो पक्षी ना मिला तो शादी नहीं करूँगी। ठीक है गुड़िया, अगर तुम्हें अपनी मर्जी से शादी करनी है तो तुम कर सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वो पक्षी हमारे स्टेटस का ही होना चाहिए। अपनी माँ की बात को सुनकर गुड़िया तो जल्दी से अपने कमरे की तरफ उड़ जाती है और कमरे में जाकर वो तो मोबाइल फोन पर अपनी दोस्त से बात करने लगती है। जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है और सुबह होते साथ ही गुड़िया अपनी सहेली को मिलने के लिए पार्क जा रही होती है कि तभी उसकी नज़र राजू कौवे पर पड़ती है और वो उस पर अपना दिल हार बैठती है। तुम तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग हो। मैंने तुम्हें आज से पहले इस जगह पर कभी नहीं देखा। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपसे दोस्ती ज़रूर करूँगा। वैसे देखने में तो आप भी कुछ कम सुंदर नहीं लगती हो। ये लो, मैं आपको भी अपना नंबर दे देता हूँ। इतना कहते साथ ही वो दोनों तो अपने मोबाइल फोन्स में नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही जंगल में कुछ महीने भी गुजर जाते हैं। अब तो राजू और गुड़िया एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझने लगे थे और वो एक दूसरे से बहुत सी जगहों पर मिलते भी। अब उनकी दोस्ती बहुत आगे बढ़ चुकी थी और एक रोज तो वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। और ऐसे ही कुछ रोज के बाद गुड़िया अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को जाकर ऐसे कहती है। देखिए माँ, आपके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और इतना कहते साथ ही गुड़िया अपनी माँ को सारी की सारी बात बता देती है। छी छी गुड़िया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। अगर उस गरीब कौवे से तुमने शादी कर ली तो मेरी तो पूरी सोसाइटी में चोंच ही कट जाएगी। नहीं माँ, मैंने उसको समझा दिया है। उसने मुझे कहा है कि वो भाड़े पर अपने लिए एक घर और गाड़ी ले लेगा। बाद में तो हमें अपने घर में ही रहना है। राजू कौवे ने भी सोच लिया था कि अब उसे भी अपने माता पिता को सारी बात बता देनी चाहिए और वो माना चिड़िया और अपने पिताजी को सारी की सारी बात बताता है कि वो गुड़िया से शादी करना चाहता है, जिसे सुनकर मानो कहती है। देखो राजू बेटा, वो बहुत ही ज्यादा अमीर और रईस पक्षी हैं। हम उन जैसे पक्षियों से रिश्तेदारी नहीं कर सकते। तुम मेरी तरफ से इनकार समझो।
नहीं नहीं राजू बेटा, ये तो एक गोल्डन चांस है। तुम्हारी माँ की अकल तो शायद घास चरने चली गई है। हमें ये रिश्ता मंजूर है, तुम हमारी तरफ से हाँ समझो। ठीक है पिताजी, लेकिन हमें अपना ये घर और खेत बेचकर भाड़े पर एक नया और अच्छा घर लेना होगा, और एक बड़ी गाड़ी भी। अब आप क्या कहते हो? हाँ हाँ राजू बेटा, क्यों नहीं, हम ये घर और खेत बेच देंगे। आखिर शादी के बाद हम भी तो तुम्हारे साथ बड़े और अमीर घर में ही रहेंगे। ऐसे लालच में आकर मानो चिड़िया का पति अपना घर और खेत बेच देता है, और उससे जो पैसे आते हैं उससे वो किराए का एक घर और नई गाड़ी भी ले लेते हैं। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद राजू कौवे की शादी गुड़िया के साथ हो जाती है। शादी हो जाने के बाद गुड़िया तो राजू के साथ उसके किराए के घर पर जाती है, जिसे देखकर वो उससे ऐसे कहती है, ये क्या राजू, ये घर तो डिब्बी के जितना ही छोटा है। मैं तो इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अभी अपनी मामा को कॉल करती हूँ। इतना कहते साथ गुड़िया तो अपनी माँ को फोन कर कर अपने लिए एक नया और बड़ा घर का ऑर्डर करवा लेती है, और थोड़ी ही देर के बाद वो सब गुड़िया के ऑर्डर किए हुए घर में चले जाते हैं। ऐसे ही जंगल में कुछ हफ्ते भी गुजर जाते हैं, और कुछ हफ्ते के बाद मानो चिड़िया तो गुड़िया के सारे घर का काम खुद ही किया करती, और बहुत प्यार के साथ अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाती है। मानो तो बहुत ही प्यार के साथ गुड़िया और राजू को नाश्ते के लिए बुलाने के लिए आती है। राजू और गुड़िया, तुम दोनों जल्दी से खाने के टेबल पर आ जाओ। मैंने तुम दोनों के लिए आज बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। देखो राजू, तुम अपनी माँ से कह दो कि ये मेरी चापलूसियाँ ना करें, क्योंकि ये सब काम करने के लिए मेरे पास बहुत से और नौकर भी मौजूद हैं। बेटी गुड़िया, ये आखिर तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही समझती हो, फिर आखिर तुम हमारे लिए ऐसा क्यों सोचती हो? देखिए आंटी, आपको चाहे बुरा लगे या अच्छा, लेकिन मैं अब आपको और आपके पति को इस घर में और नहीं देख सकती। तो अच्छा ये होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। ये सुनते साथ मानो चिड़िया तो दुखी मन के साथ वहां से उड़ जाती है, और उसके जाने के बाद कालू कौवा भी अपने माता पिता के पास आता है और आकर ऐसे कहता है, देखिए माँ और पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अभी गुड़िया थोड़े गुस्से में है, जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा मैं उसे आपके रहने के लिए मना लूंगा। हाँ बेटा राजू, अब तो तुझे कुछ भी कर कर बहू को मनाना ही होगा। तेरे कहने पर तो हमने अपना घर और खेत भी बेच दिए, अब हम कहाँ जाएंगे? ये सब तो होना ही था। मैंने आप दोनों को कितना मना किया था, लेकिन लालच में आकर आपने अपना घर और खेत भी बेच दिए। अब हम क्या करेंगे? अरे माँ, आप परेशान मत होइए। जब मैंने आपसे कह दिया है तो आप क्यों चिंता करती हो? मैं जरूर गुड़िया को मना लूंगा कि आप दोनों यही रहोगे। अभी राजू ने इतना कहा ही था कि वहां पर गुड़िया भी उड़ती हुई आ जाती है और कहती है, ये क्या राजू, अभी तक तुम्हारे ये बूढ़े माता पिता यहीं पर हैं। मुझे तो लगा था कि इतनी बेइज्जती के बाद ये यहाँ से उड़ चुके होंगे, लेकिन नहीं। देखो गुड़िया, समझने की कोशिश करो। ये मेरे माता पिता हैं और इनके पास तो रहने का अब कोई और ठिकाना भी नहीं। फिर ये दोनों अब कहाँ जाएंगे? देखो राजू, मेरी तरफ से ये जहाँ मर्जी जाए, इससे मुझे कोई भी वास्ता नहीं, लेकिन मैं अब इन दोनों को अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। देखो गुड़िया बेटी, हमने तो राजू की शादी के लिए अपना घर और अपना खेत भी बेच दिया है। अब राजू ही हमारे जीने का सहारा है, हम इसके बिना कहाँ जाएंगे? ठीक है अंकल, अगर राजू ही आपके जीने का आखिरी सहारा है तो आप अपने बेटे को भी अपने साथ ही लेते जाइए। मुझे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो माँ और पिताजी, अब गुड़िया ही मेरी जिम्मेदारी है। बेहतर यही होगा कि जो गुड़िया ने कहा है आप बिल्कुल वैसा ही करें और यहाँ से चले जाएं। बेटा राजू, ये तो क्या कह रहा है? मैंने तेरी बात सुनकर अपना घर और खेत तक भी बेच दिए। मुझे क्या मालूम था कि तू ऐसे बदल जाएगा। अब तो आप लोगों ने अपने बेटे का जवाब भी सुन ही लिया है, और बेहतर यही होगा कि अब अपना ये फैमिली ड्रामा खत्म कर कर आप दोनों यहाँ से चले जाएं। गुड़िया की बात सुनने के बाद मानो और उसका पति तो वहां से उठ जाते हैं, और अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, और मानो का पति उससे ऐसे कहता है, मानो तुम मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर मैंने तभी तुम्हारी बात सुनी होती तो आज यूं इस तरह हम दर बदर ना होते।
घर और खेत तो शायद और भी मिल जाएं, लेकिन हमारे बेटे ने भी मुश्किल समय में हमारा साथ छोड़ दिया। इतना कहते साथ ही वो दोनों पति पत्नी तो फोड़ फोड़ कर रोने लगते हैं, और दूसरी तरफ उनके बेटे को तो उनका कोई ख्याल और फिक्र है ही नहीं थी।